विशेष योगदान क्षेत्र के लिए उमेंद्र दत्त जी, फरीदकोट, पंजाब। विशेष योगदान क्षेत्र उमेंद्र दत्त, संत ईश्वर विशिष्ट सेवा सम्मान, फरीदकोट, पंजाब। पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले कृषि विज्ञानी और पर्यावरण विशेषज्ञ उमेंद्र दत्त जी ने पिछले 25 वर्षों से कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय विषाक्तता आदि विषयों को कार्यशाला, सार्वजनिक संवादों और बैठकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। 1996 में पंजाब में पर्यावरण और जैविक खेती आंदोलन के अभियान में जुटे और उनके नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा में अक्षय कृषि, पर्यावरण विकास, खाद्य सुरक्षा आदि के विषय में जनसाधारण में चेतना जागृत हुई। मेरा नाम उमेंद्र दत्त है और मैं पंजाब में खेती विरासत मिशन एक संस्था है, उसके साथ काम करता हूँ। अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हमें बताएं, आप किस कार्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में सेवा का कार्य करते हैं? भौगोलिक क्षेत्र से रूप से अगर देखा जाए तो हम पंजाब, हरियाणा में मुख्यतः और थोड़ा सा राजस्थान के कुछ सटे हुए जिले या हिमाचल का कुछ क्षेत्र, यहाँ हम काम करते हैं। विषय के अनुसार अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में हमारा प्राकृतिक कृषि, पर्यावरण, जिसको पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, वो एक हमारा विषय है। और ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास हम जब कहते हैं तो वो लोगों को बिल्डिंग ध्यान में आ जाती है। बिल्डिंग में नहीं, जो वहनीय ग्रामीण विकास है, जिसमें रोजगार खड़े करने की बात है, जिसमें भोजन की बात है, आहार की बात है और कारीगरी की बात है, तो उनके साथ काम करना ये एक विषय है। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों के बारे में हमें कुछ बताएं तथा आप उनसे कैसे पार पाते हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी उससे कुछ सीख सके। परेशानियाँ अगर कहें तो हम जो कर रहे हैं काम, वो धारा के विपरीत है। आप धारा कहीं और है और हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत काम करना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। समय की सरकारें और हमने जिसको विकास मान लिया आजकल, वो भी हमारे उलट है। वो पूरी संकल्पना कहीं और की है। उस विकास की संकल्पना का पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से और वहनीयता से, जिसको टिकाऊपन कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, इसका कोई रिश्ता नहीं उससे। लेकिन हम इन बातों पे काम करते हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप वर्तमान में पिछले 150 साल में जो विकास का स्थापित मानदंड है, आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप लोगों को प्रकृति से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बात कहते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाओ ना कमाओ, पैसे पर मामला हो सकता है समझौता, लेकिन प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो सुस्थिरता है, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। पानी की बात हम करते हैं, तो वर्तमान जो डेवलपमेंट का पूरा मॉडल है, वो तो है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे नेचुरल रिसोर्सेज को, वो विकसित है। हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करो, कम से कम एक्सप्लॉइट करो, और एक्सप्लॉइट जहाँ तक हो सके बिल्कुल ना करो कुछ चीज़ों को, तो बिल्कुल ये उलट है इस समय। तो यही चुनौती है, और हो ये गया है कि पिछले 50 एक वर्ष में हमने कृषि और भोजन की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जिसको कहते हैं, फूड सिक्योरिटी, इन दो का जो मॉडल स्थापित किया है, जिसको प्रचारित किया है, वो मॉडल प्रकृति से सुसंगत नहीं है, आपस में कंट्राडिक्टरी है। आज हम जो खेती करते हैं, उस खेती से भोजन की सुरक्षा नहीं आती। खाली धान और चावल उगाने से भोजन की सुरक्षा नहीं मिलती। भोजन में तो आपको दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, सब्जियां चाहिए, मसाले चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा आपस में एक विरोधाभास है, इसलिए उसके विरुद्ध काम करना, किसानों को तैयार करना। अब जैसे पराली जलाने वाला मुद्दा है, वो खेती विरासत मिशन के सर्वोत्तम प्रमुख कामों में से एक है। हम किसानों को पराली जलाने से हटाते हैं और उनको प्रकृति से जोड़ते हैं। हम कहते हैं धरती माँ, धरती को माँ कहते हैं, तो माँ को तो जलाया नहीं जाता। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण है। और पिछले 50 एक वर्ष में ये कहिए कि हमने जो शिक्षा हमारे यहाँ आई, उस शिक्षा का अर्थ नौकरी, और नौकरी का अर्थ बहुत पैसा, यही था। अब कम पैसे पे भी कोई नौकरी कर सकता है, ये कल्पना के परे की बात है। और हम लोगों को कहते हैं
कि समाज का जीवन, सभ्यताएं, संस्कृतियां ज़्यादा पैसा कमाने वालों ने नहीं बनाई, ना उन्होंने बचाई, ना उन्होंने पुष्पित पल्वित की। संस्कृतियों को, सभ्यताओं को पुष्पित पल्वित उन्होंने किया जो फकीर थे, जो साधुकुड़ी करते थे, उन्होंने किया। मतलब अगर सभ्यता के निर्माण में ये आप बुद्ध, महावीर, चाणक्य, नानक, कबीर की बात करेंगे तो कोई अमीर नहीं था ना उस समय। नानक के बारे में तो चलिए, गौतम बुद्ध तो राजकुमार थे, महावीर भी राजकुमार थे, लेकिन नानक जी तो साधारण परिवार के थे और वो जाके सच्चा सौदा करके आए कि साधुओं को खाना खिला दिया व्यापार करने की बजाय। तो वो हमारे आदर्श थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज वो फोर्ब्स मैगजीन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या भारत के सबसे अमीर लोग कौन है, तो आज आपने स्थापित वो कर दिया जो बहुत अमीर है, आपने उसको प्रतिष्ठित किया, उसी को इज्जत दी, उसी की फोटो छापी, उसके साथ ग्लैमर खड़ा किया। अब ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो चुनौती है, यह पर्यावरण की चुनौती से ज़्यादा ये सभ्यता मूलक, साभ्यतिक चुनौती है। इट इज़ अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस, मैं ये कहता हूँ। आपकी दृष्टि में सेवा क्या है? वैसे तो हमारे यहाँ तो यही है कि आत्ममोक्षार्थाय परहिताय च लोकहिताय च, ऐसा हम ये कहते हैं। और हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि धर्म पे चलो, धर्म की पालना। हमारे यहाँ सेवा धर्म का ही एक दूसरा स्वरूप है, क्योंकि धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणों, ये जो धर्म की कल्पना हमारे यहाँ शास्त्र में दी गई है, सेवा उसका अविभाज्य अंग है, सेवा उसका अपरिहार्य अंग है। तो सेवा के माध्यम से भगवान तक पहुँचना और वो सेवा करना, और वो सेवा मातृभूमि की सेवा भी है, मेरे देश के लोगों की सेवा भी है। और विवेकानंद ने तो कहा है, धर्म में नारायण देखो, दरिद्र में नारायण देखो, वो सेवा भी है। तो ये सेवा जो है, ये अपने अंतरात्मा का, अपना आत्मिक विकास के रास्ते की ओर भी लेके जाएगा, आपके अंदर से अहंकार भी खत्म करेगा। और अगर से मातृभूमि को प्यार करते हो, भारत माता की जय करते हो, तो भारत माता की जय करने से कुछ नहीं होगा, खाली नारा लगाने से। आपको भारत माता की जय जयकार हो, उसके लिए कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो सेवा सबसे बड़ा उसका माध्यम है। जब आपने अपना जीवन सेवा कार्यों की दिशा में आगे बढ़ाया, तो समाज का सहयोग मिला या नहीं मिला? मिला तो किस स्तर पर आकर मिला? नहीं, आप जब इस प्रकार के काम में आते हो, तो क्योंकि आप अपने समय से कोई 20-50 वर्ष आगे होते हो, तो कुछ लोगों को आप समझ में आते हो, आपकी बातें समझ में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पागल है, और कुछ लोग उसमें षड्यंत्र देखते हैं। तो हमसे तीनों बातें हुई। कुछ लोगों ने स्वागत किया, बिल्कुल हमको वो कहना चाहिए कि एक महापुरुष की तरह, देव पुरुष की तरह हमारा सम्मान किया। और कुछ लोग वो भी थे, वो कहते थे ये सब पागल हो गए, ये मतलब इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो ये इनका अपना घर बार है नहीं, हमको मरवा देंगे ये, तो ये घर भूख तमाशा देखने वाले बात हो गए। तो ये है। और कुछ लोग देखते थे, वो कहते थे अच्छा आपका तो षड्यंत्र है, आप तो पंजाब को बर्बाद करने के लिए आए हो, क्योंकि ये आप जो है भारत की खाद्य सुरक्षा को नष्ट करने के लिए कर रहे हो काम। तो लोग कहते थे आप अमेरिकी एजेंट भी हो, आप किसान विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, ऐसा बहुत कुछ लोगों ने ये आक्षेप भी किया। तो सहयोग भी मिला। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो कुछ हमारे पास है वो आपका। लोगों ने समय भी दिया, मुझे पैसा भी दिया, जो कुछ दे सकते थे वो भी दिया। तो दोनों तीनों प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे, इस सब प्रकार के अनुभव इस प्रकार के जीवन में आते हैं। और ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा मीठे ज़्यादा हैं, और मीठों को ही देखना चाहिए। कड़वे तो इस रास्ते के मार्ग के वो, अब वैसे भी हम तो स्वयं कहते हैं ना, ये कांटों भरा मार्ग हमने स्वयं चुना है, ठीक है ना। तो हम तो स्वयं प्रार्थना में बात करते हैं, स्वयं स्वीकृत। तो वो जो कंटकाकीर्ण मार्ग की बात हम करते हैं, ये तो स्वयं चुना है, इससे उसके कांटे बहुत देखे नहीं जाते, देखने भी नहीं चाहिए। भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। और भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो सैकड़ों लोगों की आहुति से वो बनेगा। आहुति मतलब हर बार गला कटाना नहीं होता, देश के लिए मरना ही नहीं, देश के लिए जीना भी सीखना चाहिए। तो बहुत लोगों को निस्वार्थ भाव से अपने लिए कुछ रहे ना रहे, वो जो हमारे यहाँ बाबा गीत में गाते हैं कि मैं दिन चाह रहूँ ना रहूँ, ठीक है ना,
तो मातृभूमि की जय जयकार हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं की और अपने सुख छोड़ने पड़ेंगे, वो साधना करनी पड़ेगी, उसी से काम बनेगा। और देखिए, मानवता को जीवित रखना है तो भारत की भूमिका जो है वो सशक्त होनी चाहिए। महर्षि अरविंद कहा करते थे कि मानवता को अगर बचाना है तो भारत को और सनातन धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आने वाला युग सनातन धर्म का युग है, और उस दृष्टि से भारतवासियों को, भारत के लोगों को सेवा के माध्यम से राष्ट्र जागरण और लोक सेवा के माध्यम से लोक संगठन, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। संत ईश्वर सम्मान मिलने की आपको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय स्तर पर इतने समृद्ध मंच व गणमान्यों की उपस्थिति में आपको यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से कोई भी पुरस्कार मिले, छोटा भी मिले, तो उसकी भी गर्वानुभूति होती है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, और मैं मानता हूँ कि जो काम जिस रास्ते पे चलते रहे हम इतने वर्ष, ये उसकी स्वीकारोक्ति है, उसको स्वीकार किया गया। दूसरा, कभी कभी आपको बाहर के लोग स्वीकार कर लेते हैं जल्दी, जो घर के अपने होते हैं उनको स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो आपको जानते होते हैं। तो जब अपने लोग स्वीकार करें तो वो खुशी 4 गुना ज़्यादा होती है। तो संत ईश्वर सम्मान मिलने की बहुत खुशी है। मुझे लगता है पूरी खेती विरासत मिशन की टीम, तमाम टोली, जो लोग यहाँ आए, जो नहीं आ सके मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ दिन रात खटते हैं, पैसा ना होने पर भी जो मेरे साथ समय लगाते हैं, जीवन लगाते हैं, इसका आनंद, इसकी गौरवानुभूति ये उनको भी है। आपको हमारी संस्था से जुड़कर कैसा लगा? निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात लगी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस संस्था से मिलके आगे एक व्यापक जो राष्ट्र जागरण का कार्य है वो कैसे संस्थागत हो, कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज हो, कैसे और नई पीढ़ी के लोगों को हम इस रास्ते पर तैयार कर सकें, उस पर मिलके काम करेंगे। और ये निश्चित रूप से इस संस्था के साथ मिलना तो हमारे लिए गर्व की बात है।